हर कातिल यही सोचता है कि उस तक पुलिस को पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने वारदात से पहले पूरी तैयारी की है। लेकिन सच यही है कि साजिश और तैयारी चाहे जैसी हो, पुलिस कातिल तक पहुंच ही जाती है। मर्डर मिस्ट्री की असली कहानी भी उस क्रिमिनल की है जो जेल में रहकर खुद को परफेक्ट अपराधी समझ बैठा, और उसे ऐसा लगा जैसे उसका जुर्म कभी पुलिस के सामने नहीं आएगा। उस कातिल ने मर्डर की ऐसी स्क्रिप्ट बनाई थी जिसमें पुलिस को उलझना ही था, और पुलिस उलझ भी गई। लेकिन अचानक मिले एक छोटे से सुराग ने पहली पंचों की इस मर्डर मिस्ट्री के रहस्य को बेनकाब कर दिया। तो चलिए इस कहानी को पूरा जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की मर्डर मिस्ट्री की ये सस्पेंस वाली रियल कहानी देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली का साउथ इलाका बेहद पॉश माना जाता है। क्योंकि फरवरी का समय था, इसलिए दिल्ली में सर्दियां पड़ रही थी, लेकिन ठंड उतनी भी नहीं थी जितनी आमतौर पर वहां पड़ती है। तारीख थी 27 फरवरी 2019 और दोपहर का वक्त था। कुछ लोग सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक बोरी देखी। उस बोरी को देखने के बाद उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। उन्हें लगा कि शायद बोरी में किसी इंसान की लाश है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में करीब 3:40 को कॉल किया और उन्हें बताया कि दिल्ली के सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक संदिग्ध बोरी मिली है और उन्हें लग रहा है कि उसमें लाश है। क्योंकि दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से बढ़ रहा है, खासतौर पर साल 2012 में निर्भया कांड के बाद से और भी ज़्यादा, इसलिए सूचना मिलते ही तुरंत बाद सीनियर अधिकारी से लेकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर जैसे ही पुलिस ने उस बोरी को खोला, वहां मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ गए। उस बोरी में एक लड़की की लाश मिली। लड़की जीन्स और कुर्ती पहने हुई थी। जो कि सर्दी का मौसम था, इसलिए बॉडी ज़्यादा सड़ी गली नहीं थी। हालांकि देखने से ही लग रहा था कि लाश 1 या 2 दिन पुरानी जरूर है। लाश की हालत को देखकर पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ दरिंदगी हुई है। गले और चेहरे पर भी खरोंचने के निशान मिले थे। वैसे आमतौर पर कोई भी ब्लाइंड मर्डर केस में किसी लाश की पहचान करना मुश्किल होता है, लेकिन यह केस काफ़ी अलग था। पुलिस हमेशा किसी शव की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसके कपड़ों की तलाशी लेती है। शरीर पर ऐसे निशान तलाशती है जिसके आधार पर पहचान हो सके। लेकिन पुलिस इस केस को शुरुआत में जितना ब्लाइंड मर्डर केस मान रही थी, असल में उतना था नहीं। क्योंकि जैसे ही महिला पुलिस कर्मियों ने उस लड़की के लाश की तलाशी ली और उसकी जींस की पड़ताल की, तो उसमें से एक लेटर मिला और साथ में उसका फ़ोन भी मिल गया। अब फ़ोन और लेटर देखकर पुलिस को थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन सुराग तो सुराग होता है, इसलिए पुलिस ने उस लेटर और फ़ोन को अपने पास रख लिया। इसके बाद फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस ने उस लड़की की लाश से मिले उस लेटर को जब पढ़ा, तब पुलिस ने देखा कि लड़की ने उस लेटर में अपनी हत्या का शक जताया है और साथ ही कातिल का पता भी दे दिया है। असल में उस लेटर में लिखा था, मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ। दिल्ली के सन्नागर बुटाड़ी के रहने वाले आरुष और मैं दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आरुष पहले से शादीशुदा है। आरुष के माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। आरुष के परिवार की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आरुष भी अपनी माँ से मिल गया है। आरुष और उसके 2 दोस्त मुझे डरा रहे हैं, काफ़ी समय से धमका रहे हैं और मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं। इन लोगों ने मेरा अश्लील वीडियो बना लिया है और उसकी मदद से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो ये तीनों लड़के ही मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर भी इसी में लिख रही हूँ। इसके बाद लाश की जानकारी सिमरन के घर वालों को भी दी गई। घर वालों को जैसे ही बेटी की मौत की खबर मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने पिता से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सिमरन 24 साल की थी और 25 फरवरी से वो गायब थी। उन्होंने पुलिस थाने में सिमरन की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने सिमरन के जींस से मिले लेटर का भी जिक्र पिता से किया, तो पिता सन्न रह गए। सबसे पहले पुलिस ने उस लेटर की हैंडराइटिंग को सिमरन की हैंडराइटिंग से मैच किया, ताकि उन्हें पता चल सके सच में ये लेटर सिमरन ने ही लिखा है या नहीं। हैंडराइटिंग देखने के बाद दोनों हैंडराइटिंग मैच हो गई और उन्हें कंफर्म हो गया कि ये लेटर सिमरन ने ही लिखा है। सिमरन के पिता ने यह भी बताया कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी से प्यार करती है और उसे कुछ लड़के परेशान भी कर रहे हैं। खैर, इसी बीच लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आई। रिपोर्ट देखकर पुलिस फिर से सर रह गई, क्योंकि पुलिस का शक सही निकला। यानी लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर मल्टीपल इंजरी थी, यानी प्राइवेट पार्ट पर घाव के कई निशान थे। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इसके बाद ही उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच में और तेजी लाई और सबसे पहले पुलिस ने सिमरन के जींस पर मिले लेटर में लिखे नामों के बारे में पता किया।
पुलिस को लेटर में लिखे आरुष और अन्य 2 लोगों को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी और उन्हें उनका पता मिल गया। इसके बाद उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। लेकिन पुलिस को हैरानी तो तब हुई जब आरुष ने कहा कि इस लड़की से प्यार करना और फिर उसकी हत्या करना तो दूर की बात है, वो इस लड़की को पहचानता तक नहीं। आरुष की तरह ही 2 अन्य लोग जिनका नाम लेटर में लिखा था वो भी वही बात दोहरा रहे थे। वो भी अपने बयान में पुलिस को बता रहे थे कि वो इस लड़की को ना ही पहचानते हैं और ना ही इन्होंने कभी उससे बातचीत की है। इनके बयान सुनकर पुलिस को लग रहा था कि ये लोग जानबूझकर कहानी बना रहे हैं और अपना जुर्म छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इसलिए पुलिस ने तुरंत उन तीनों का बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने इनका कॉल डिटेल निकाला तो उसमें पता चला कि सिमरन के फ़ोन में आखिरी कॉल और उसके पास आया था। ये देखने के बाद पुलिस को लगने लगा कि उन्होंने ही सिमरन का मर्डर किया है। जब पुलिस ने इस कॉल के बारे में आरुष से पूछताछ किया तो उसने बताया कि हाँ, उसके पास एक कॉल आया था लेकिन उनकी पूरी बात नहीं हो पाई थी। इसके बाद फिर तुरंत फ़ोन कट गया था। इसके साथ ही आरुष ने पुलिस को यह भी बताया कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ तक कि उसने कभी इसे अपने दोस्त या फिर किसी पहचान वाले के साथ भी नहीं देखा है। इस तरह कई घंटे की पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा चीज़ नहीं लगा जिससे सिमरन के कातिल का पता चल सके। लेकिन पुलिस को अभी भी आरुष और 2 अन्य लोगों के ऊपर शक था। इसलिए अब पुलिस सिमरन और आरुष की पिछले कई महीने की फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है। जब पुलिस कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो ये आरुष की कही गई बात सही साबित होती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी दोनों में बात नहीं हुई थी। इस तरह पुलिस की जांच फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जिस पे शक था उसका पूरा बयान सही साबित हो रहा था। अब पुलिस इस केस को नए एंगल से जांच करना शुरू करती है और सर्विलेंस और सीसीटीवी की मदद से इस मामले की जांच में आगे बढ़ती है। दिल्ली के सरिता विहार में रेलवे लाइन के किनारे जहां लड़की का शव मिला था, उसके आसपास वाली रोड की सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करती है। सीसीटीवी खंगालने के दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला जिसमें एक संदिग्ध होंडा सिटी कार दिखी। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखे इस होंडा सिटी कार के बारे में पता लगाया। थोड़ी खोजबीन के बाद इनको जानकारी मिली कि इस कार को पूरे दिन के लिए रेंट पर बुक किया गया था। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस उस कार बुक करने वाले की तलाश में थी, लेकिन उनको कोई खास सुराग नहीं मिल पाया। इसी बीच पुलिस ने सिमरन के 24 और 25 फरवरी की कॉल डिटेल भी निकाली, जिसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर सिमरन की पहले कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन दोनों फ़ोन की लोकेशन सरिता विहार में ही थी। जब उस नंबर का पता लगाया तो वो नंबर यूपी के मुजफ्फरनगर का था और जिस पते और नाम पर उस सिम कार्ड को खरीदा गया था वो फर्जी निकला। हैरानी वाली बात यह भी थी कि उस नंबर से सिर्फ सिमरन को ही कॉल किया गया था। इसके अलावा उस नंबर से अन्य किसी को भी कभी कोई कॉल नहीं किया गया था। इस तरह पुलिस को सर्विलांस और सीसीटीवी से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सबूत नहीं मिलने से पुलिस अभी उधेड़-बुन में थी। उसी समय लड़की के पिता भी लगातार ये पता लगाने में जुटे थे कि अगर उनकी बेटी किसी से प्यार करती थी और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था तो कुछ ना कुछ उसने कहीं लिखा जरूर होगा। इसके अलावा बेटी के लेटर की हैंडराइटिंग चेक कराने के लिए भी उन्होंने उसकी कई कॉपियां और डायरी देखी थी। उन्हीं में से एक डायरी में सिमरन के पिता को 2 शब्द लिखे मिले। पहला शब्द था प्रसाद और दूसरा शब्द था जॉब। इसके साथ ही उसमें एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। डायरी में नंबर देखते ही पिता ने उस नंबर पर कॉल किया और पूछा कि बेटी ने कभी जॉब के लिए फ़ोन किया था क्या। तो उधर से जवाब मिला कि हाँ, वो सिमरन को जानता है और 20 से 25 दिन पहले फ़ोन पर नौकरी को लेकर उसकी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। इसके बाद फ़ोन कट हो गया। लेकिन जिस तरीके से पहली बार में फ़ोन आते ही उस शख्स की आवाज़ लड़खड़ाई, उससे सिमरन के पिता को शक हो गया। इसलिए उन्होंने तुरंत उस नंबर और प्रसाद के बारे में जानकारी पुलिस को भी दे दी। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वाकई में घटना से 20 दिन पहले ही उस नंबर से सिमरन को कॉल आया था और उनकी बात हुई थी। लेकिन चूंकि वो नंबर भी शक के दायरे में आया था, इसलिए पुलिस ने कोई बड़ा सुराग नहीं मिलने की स्थिति पे इस पर भी दांव खेला। उन्होंने तुरंत उस नंबर की लोकेशन निकाली, खासकर घटना वाले दिन की। तब पता चला कि यह नंबर और उस लड़की का नंबर उसी लोकेशन पर था। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है तो वो तुरंत उसकी डिटेल निकालने में जुट जाते हैं। डिटेल निकालने के बाद उस शख्स को हिरासत में लिया जाता है, फिर पूछताछ शुरू की जाती है। इसी बीच पुलिस को घटना वाले दिन होंडा सिटी कार को रेंट पर लेने वालों की जानकारी भी मिल जाती है। इसके बाद उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो वो कई घंटे तक इधर उधर की बात करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई तो पूरा केस ही खुल गया। उनके द्वारा बताई गई जो कहानी निकल कर सामने आई, उससे साफ हो गया कि इस पूरी घटना में ना उस सिमरन का कोई लेना देना था और ना ही लेटर में लिखे उस नाम आरुष का। पूरी कहानी कुछ और ही थी।
असल में सिमरन की डायरी में जिस प्रसाद का नाम लिखा था उसका पूरा नाम था दिनेश प्रसाद। घटना से कुछ महीने पहले ही वो चोरी के एक मामले में तिहाड़ जेल गया था। तिहाड़ जेल में जिस बैरक में दिनेश बंद था उसी में मर्डर का आरोपी धीरेन्द्र और बुराड़ी से पकड़ा गया बंटी भी था। जेल के अंदर ही दिनेश और धीरेन्द्र की दोस्ती हो गई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसी बीच जेल में ही धीरेन्द्र और बंटी की किसी मामले को लेकर लड़ाई हो गई। जेल में रहते हुए उन्हें यह भी पता चला कि बंटी के परिवार के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। इधर घटना से 2 महीने पहले ही धीरेन्द्र और दिनेश को जेल से जमानत मिल गई, जबकि बंटी अभी भी जेल में ही था। जेल से छूटने के बाद अब दिनेश और धीरेन्द्र बंटी को सबक सिखाना चाहते थे। ऐसे में अब दोनों एक साथ ही रहने लगे और खतरनाक साजिश रचने लगे। इन दोनों ने सोचा कि अगर वो बंटी के भाई आरुष को मर्डर के केस में फंसा देंगे तो वो जेल चला जाएगा और इसके बाद उसके 200 गज के खाली एक प्लॉट पर वो कब्जा जमा लेंगे। जमीन पर कब्जा जमाने और कानूनी दांवपेच में इनकी मदद करने के लिए 20 वर्षीय सौरभ भारद्वाज नाम का युवक भी तैयार हो गया। अब इन तीनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने और उन तक पुलिस भी ना पहुंच सके इसकी तैयारी में जुट गए। अब चूंकि दिनेश और धीरेन्द्र पहले भी जेल जा चुके थे इसलिए इन्हें पता था कि पुलिस मोबाइल सर्विलेंस के जरिए उन तक पहुंच सकती है। उन्हें पता था कि पुलिस घटना वाले दिन के कॉल को जरूर चेक करती है, इसलिए उन्होंने इसका भी इंतजाम किया। वो पहले यूपी के मुजफ्फरनगर गए। वहां जाकर उन्होंने पहले एक नया फ़ोन और फर्जी नाम और पते पर एक सिम कार्ड खरीद लिया। अब सिम कार्ड और फ़ोन तो इन्होंने खरीद लिया, लेकिन उस नंबर से वो किसी से बात नहीं करते थे। अभी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी की हत्या कर उन्हें फंसाया जाए। जाहिर है अगर किसी लड़के की हत्या कर वो आरुष को फंसाने की कोशिश करते तो मुश्किल हो सकता था। इसलिए दिनेश प्रसाद ने प्लान किया कि वो अपनी एक पहचान वाली लड़की की दोस्त को अपने जाल में फंसाएगा। इसी बीच दिनेश को अपनी पहचान वाली लड़की से पता चलता है कि सिमरन नाम की उसकी दोस्त को जॉब की ज़रूरत है। ये सुनते ही दिनेश सिमरन को अपना टारगेट बना लेता है। इसके बाद दिनेश अपनी दोस्त के जरिए उस सिमरन से संपर्क करता है और उसे नौकरी का झांसा देता है। चूँकि सिमरन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए जब नौकरी का ऑफर मिला तो वो उस ऑफर को ठुकरा नहीं पाई और फौरन मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब आखिरी बार दिनेश और सिमरन की बात हुई थी उसके बाद 20 दिनों तक दिनेश से सिमरन को न कॉल किया और ना ही उनकी फ़ोन पर कोई बात हुई। उसने 20 दिन तक सिमरन से कोई संपर्क इसलिए नहीं किया ताकि उस पर शक ना हो। इसके बाद घटना वाले दिन यानी 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने ही नए सिम कार्ड और फ़ोन की मदद से सिमरन को कॉल किया और उसे बताया कि इसका फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए वो दूसरे के नंबर से कॉल कर रहा है। इसके साथ ही वो यह भी कहता है कि सरिता विहार में वो उसका एक इंटरव्यू करा देगा, जिसके बाद उसे नौकरी मिल जाएगी। अब चूंकि नौकरी की तलाश में सिमरन परेशान थी, इसलिए वो बताए गए पते यानी सरिता विहार में इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। यहाँ पर सौरभ, धीरेन्द्र और दिनेश तीनों पहले मौजूद थे। जैसे ही सिमरन सरिता विहार पहुंची, वहाँ से वो उसे एक अपार्टमेंट में ले गए और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे। इसके बाद वो सिमरन को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बना लेते हैं। अब इनको कुछ ऐसा करना था जिससे पूरा शक आरुष और 2 अन्य लोग पर आ जाए। इसके लिए उन्होंने सिमरन को धमकी देकर एक कागज पर सिमरन से ही एक लेटर लिखवाया, जिसमें बंटी के भाई आरुष और 2 अन्य लोगों का नाम लिखने को मजबूर किया। सिमरन डर के कारण जैसा वो बोलते गए वैसा करती गई। जब सिमरन लेटर लिख देती है तब तीनों उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, फिर फ्लैट में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अब उनके लिए चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। इसके लिए दिनेश ने छोटे मोटे क्राइम करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्रकेश से संपर्क किया और दोनों को 5-5 हज़ार रुपयों का लालच देकर उन्हीं से लाश को ठिकाने लगाने को कहा। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने उन्हीं के नाम से किराए की रेंटल टैक्सी यानी वही होंडा सिटी पूरे दिन के लिए बुक कराई और करीब 7,000 रुपये पेमेंट भी किया। इसके बाद रहीमुद्दीन और चंद्रकेश के जरिए उन्होंने सिमरन के शव को बोरी में डाला। फिर उस बोरी को उन्होंने किराए में ली गई होंडा सिटी के डिग्गी में डाल दिया। लाश को बोरी में भरने से पहले उन्होंने उस लेटर और सिमरन के फ़ोन को भी जींस में डाल दिया था। लाश को डिग्गी में रखने के बाद वो देर रात रेलवे लाइन के किनारे लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। लाश को ठिकाने लगाने से पहले पांचों ने शराब पिया, फिर उस लाश को रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने सिमरन के फ़ोन का भी इस्तेमाल किया और आरुष को उसकी हत्या के लिए फंसाने के लिए कई बार फ़ोन किया, ताकि जब पुलिस सिमरन के मोबाइल को देखे तो सीधे आरुष को गिरफ्तार कर ले। इसके अलावा उन्होंने लड़की के पर्स और फर्जी पते पर खरीदे सिम कार्ड व फ़ोन दोनों को किसी नाले में फेंक दिया, ताकि उससे जुड़ा कोई भी सबूत पुलिस को कभी मिल न सके। अब ये आरोपी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आरुष गिरफ्तार होकर जेल जाए और वो उसकी ज़मीन पर कब्जा करके तीनों आपस में बंटवारा कर ले।
लेकिन उससे पहले ही परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हट गया। इस तरह दिल्ली पुलिस ने 4 मार्च 2019 को इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।